Hello students, welcome to 5 Chima classes in collaboration with City Model College। हम लोग आज क्लास 12th में फिजिक्स में चैप्टर 6 डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेल की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी सर्किट में जब करंट फ्लो होती है तो वो करंट उस सर्किट में जो वायर या कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से होती है, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा आपके लोअर एनर्जी स्टेट यानी लो पोटेंशियल से आपके हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। जबकि जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। यानी किसी कंडक्टर में यदि आपको करंट फ्लो करनी है तो वहां पर केवल चार्ज कैरियर के फॉर्म में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही अवेलेबल होते हैं। वहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल नहीं होता जो कंडक्टर में मूव कर सके। तो कंडक्टर्स में तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, और वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि आपको किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करानी है तो उसका एक एंड आपका हाई पोटेंशियल का होना चाहिए और दूसरा एंड आपका लो पोटेंशियल का होना चाहिए, और इसी के लिए हमको वहां पर सेल की रिक्वायरमेंट होती है। उस सेल का एक एंड आपका हाई पोटेंशियल होता है और एक एंड आपका लो पोटेंशियल होता है। हाई पोटेंशियल का मतलब हो गया जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की लैकनेस हो, जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, और नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब हो गया जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो। तो इस तरह से जिस एंड पर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होती है उसको नेगेटिव टर्मिनल, और जहां पर पॉजिटिव आयंस की एक्सेस होती है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। अब किसी सेल में जो एनर्जी डेवलप होती है वही एनर्जी आपकी कंडक्टर के एंड्स पर वो अप्लाई करता है, और उस एनर्जी या उस पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से ही आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर में मूव करता है। यानी सेल एक ऐसा सोर्स हो गया जो एनर्जी सप्लाई करता है चार्जेस को कंडक्टर्स में मूव करने के लिए, और उस एनर्जी को जो किसी यूनिट चार्ज को फ्लो करने में वो सप्लाई करेगा उसी को हम कहते हैं सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच मेंटेन्स ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सर्किट। यानी सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है यानी जो चार्ज कैरियर फ्लो कर रहे हैं उनको कंटिन्यूअस वो एनर्जी सप्लाई करता है जिससे ही करंट फ्लो हो सके। अब सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये इस तरह का होता है लिक्विड सेल का, जिसमें हम एक कंटेनर लेते हैं और उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में जनरली हम लोग डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं, और भी आप सोडियम क्लोराइड वगैरह भी जो यूज़ होते हैं उनको भी ले सकते हैं, लेकिन इन जनरल जो यूज़ होता है वो H2SO4 डाइल्यूट हम यूज़ करते हैं। डाइल्यूट का मतलब उसमें वाटर को मिक्स करते हैं, और वाटर को मिक्स करने का मतलब ये हो गया कि जब आपका जो H2SO4 वाटर में मिक्स करते हैं तो आपका ये 2H+ आयंस और ये सल्फेट आयंस में ब्रेक हो जाता है यानी डिजॉल्व हो जाता है, और आपके इस इलेक्ट्रोलाइट में आपके जो H+ आयंस और सल्फेट आयंस होते हैं वो एक तरह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये जो सल्फेट आयन है वो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स लिए हुए हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रोड आपका हमने जिंक लिया हुआ है और एक इलेक्ट्रोड हमने आपका कॉपर लिया हुआ है। जो कॉपर है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू जिंक। अब होता क्या है शुरुआत में कि जो सल्फेट आयन है वो इस जिंक के साथ रिएक्शन करता है, और जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट करके
Zn प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और ये Zn प्लस प्लस SO4 के साथ में आपका रिएक्शन करके ZnSO4 बना देता है और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके जिंक जो स्ट्राइप्स है या जो इलेक्ट्रोड है वहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स गैदर हो जाते हैं इस तरह से। और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये आपका कॉपर प्लेट पर जाकर गैदर हो जाता है। तो इस तरह से आपकी जो कॉपर प्लेट है वो पॉजिटिव चार्जेस को एक्यूमुलेट करती है और जो जिंक प्लेट है वो आपकी नेगेटिव चार्जेस को एक्यूमुलेट करती है। और जैसे ही हम किसी कंडक्टर को इस कॉपर प्लेट और जिंक प्लेट के बीच में ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ पर ऐड कर दिया, तो जैसे ही हम ऐड करते हैं, क्योंकि जो कॉपर है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू जिंक, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और ये इलेक्ट्रॉन्स फिर कॉपर से अट्रैक्ट होते हुए इस कॉपर प्लेट पर पहुंचते हैं और वहाँ हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन देकर हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। और इस तरह से आपका एक सर्किट में जो एक्सटर्नल सर्किट है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो कर जाते हैं जिंक प्लेट से कॉपर प्लेट की तरफ। तो ऑब्वियस है एक करंट फ्लो करेगी जो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अपोजिट होती है, यानी कॉपर प्लेट से जिंक प्लेट की ओर एक करंट आपकी मूव करने लगती है। अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर है, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आपका क्या मूव कर रहे हैं, वहां पर आपके हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन का ट्रांसफर हो रहा है। हाइड्रोजन आयन आपके कॉपर प्लेट की तरफ जा रहे हैं और सल्फेट आयन आपके जिंक से डिसॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन आयन, इसके मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रोलाइट को कुछ केमिकल एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती, क्योंकि जब कॉपर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, जिंक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यदि आप हाइड्रोजन आयन को कॉपर प्लेट पे जाना है तो बीइंग ए पॉजिटिव चार्ज इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाने के लिए कुछ वर्क या कुछ एनर्जी इसको चाहिए और वो एनर्जी यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट या जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन और सल्फेट के डिकम्पोजिशन से वो एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी आपके इस हाइड्रोजन आयन को आपके कॉपर प्लेट की तरफ ले जाती है, या ये हम कहें कि वो इलेक्ट्रोलाइट एक एनर्जी सप्लाई करता है इस चार्ज को आपके कॉपर प्लेट तक, यानी पॉजिटिव चार्जेस को कॉपर प्लेट तक अगेंस्ट द अवेलेबल इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाने के लिए। और इस वजह से यहाँ पर जो आयंस पहुंच रहे हैं उनके ऊपर जो वर्क किया गया है, जो एनर्जी सप्लाई की गई है, वही यहाँ पर एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में एक्यूमुलेट हो जाती है और वो आपका कॉपर प्लेट का पोटेंशियल कहलाती है। ऐसे ही जब यहाँ इलेक्ट्रॉन गैदर हो गए हैं तो इलेक्ट्रॉन भी जब यहाँ पे एक्स्ट्रा आते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की भी आपकी नेगेटिव एनर्जी यानी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है जिंक प्लेट पे और इस तरह कॉपर प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। इसको यदि इस तरह से कहें कि आपका नेगेटिव प्लेट पर जो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हुए हैं, जो गैदर हुए हैं, एक्यूमुलेट हुए हैं, उसकी वजह से यदि एनर्जी 1.5 वोल्ट पर कूलाम की यहाँ पर गैदर हुई है तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया आपकी जिंक प्लेट का नेगेटिव का 1.5 वोल्ट और पॉजिटिव चार्ज पर यदि प्लस 1.5 वोल्ट क्रिएट हुई है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से जो आपके बैटरी के जो दो टर्मिनल हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, उन पर जो पोटेंशियल है वो एक तरफ प्लस का 1.5 पॉजिटिव चार्जेस की वजह से और एक पर माइनस 1.5 नेगेटिव चार्जेस की वजह से, और जो टोटल डिफरेंस इनके बीच का हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का, दैट इज 3 वोल्ट। और इस प्रकार से आपकी बैटरी 3 वोल्ट की आपका इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाती है। तो ये एक आपका प्रोसेस है किस तरह से आपकी कोई जो बैटरी है या जो सेल है वो एनर्जी को सप्लाई करता है चार्जेस को और वही एनर्जी आपको एज ए पोटेंशियल एनर्जी आपके टर्मिनल्स पे मिलती है।
इसका एक सिंपल एनिमेशन भी हम यहाँ पर देखते हैं। यदि हम सिंपल एनिमेशन को देखें तो कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपके सल्फेट आयन है, जिसमें दो ऊपर पर्पल और बीच में आपका जो है सल्फर आयन येलो वाला और ऑक्सीजन आयन चारों तरफ लगे हैं पर्पल कलर के या ग्रीन कलर के, और उसके ऊपर दो हाइड्रोजन आयन लगे होते हैं। तो हाइड्रोजन आयन जो आपके रेड कलर्स के हैं वो ब्रेक होके आपके कॉपर प्लेट की तरफ जा रहे हैं, और जो जिंक एनोड है वहां से जो आपका सिल्वर कलर के जो ग्लोब्यूल्स हैं, जो सिल्वर कलर की छोटे छोटे टाइनी बबल्स हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होकर जिंक प्लेट पे जा रहे हैं। और क्योंकि जिंक प्लेट आपकी कॉपर प्लेट से कनेक्ट है, तो जिंक प्लेट के जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं, जो येलो कलर के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं, वो आपके कॉपर की तरफ मूव कर जा रहे हैं, क्योंकि कॉपर आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपैरिजन टू जिंक, और ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके आपके कॉपर प्लेट की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा रीजन ये भी है कि कॉपर प्लेट पे ये जो रेड कलर के हाइड्रोजन आयन आप पे गैदर हो रहे हैं, इसकी वजह से कॉपर प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो गया, और जो जिंक के छोड़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जिंक पर नेगेटिव एक्यूमुलेशन हो गया, और नेगेटिव चार्ज आपके कंडक्टर के थ्रू पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होकर जा रहा है। इन इलेक्ट्रॉन्स, इन हाइड्रोजन आयंस को जो नीचे आपके इलेक्ट्रोलाइट में दिखाई दे रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स में हाइड्रोजन आयन आपके कॉपर की तरफ जा रहे हैं, ये कॉपर और जिंक के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो वो जो एनर्जी इनको मिल रही है वो केमिकल डिकम्पोजिशन से मिल रही है, और वही एनर्जी एज ए पोटेंशियल एनर्जी आपके कॉपर प्लेट की पोटेंशियल हो जा रही है। और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गैदर हो रहे हैं उसकी वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव प्लेट की पोटेंशियल या नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल हो जा रहा है, और वो जो डिफरेंस हो गया दोनों के पोटेंशियल का, वो इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज हो गया। इस सेल का जो सबसे पहले जो किसी साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया था, उनका नाम था, जो इटालियन फिजिशियन थे, ल्यूगी गैल्वानी। तो इसीलिए इसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। और जो उन्हीं के समय के जो कंटेम्प्रेरी आपके दूसरे जो साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था एलेजांड्रो वोल्टा, उन एलेजांड्रो वोल्टा ने भी इस इलेक्ट्रिक सेल को फर्दर और एनहेंस किया, तो इसीलिए उनको भी उनके नाम से भी इस सेल को जाना जाता है, यानी वोल्टाइक सेल। तो ये तो कुछ हम लोगों ने सेल्स की बातों को यहाँ पर देखा कि सेल किस प्रकार से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जनरेट करता है या पोटेंशियल को जनरेट करता है। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन सेल। तो जो हम लोग अभी देख चुके, सो द वर्क डन बाय द सेल इन फोर्सिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू फ्लो इन द होल सर्किट इंक्लूडिंग द सेल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर यदि हम कोई एक सेल ले लें और इस सेल को यदि हम एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करें, जैसा कि यहाँ पर किया है, और यहाँ पर जो एक्सटर्नल सर्किट है वो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो जैसे ही बल्ब को आप पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं, हम पाते हैं कि एक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती हुई आपके बल्ब से होते हुए आपके नेगेटिव टर्मिनल में चली जाती है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज से निकलकर पॉजिटिव टर्मिनल पर इंटर करते हैं। तो चूंकि ये सिरा पॉजिटिव चार्ज है, ये सिरा आपका नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर एक आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव की वजह से। तो अब यदि कोई इलेक्ट्रॉन, यदि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव से निकलकर बाहरी टर्मिनल में तो आपका पॉजिटिव टर्मिनल पहुंच गया लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी के तरफ, ये हायर पोटेंशियल हो गया, और ये लो आपका लोअर पोटेंशियल हो गया। तो लोअर पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ पर पहुंच गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी कोई इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में तो अपने आप चला जाएगा, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, कितना, QE या EE कहेंगे,
क्यू ई, क्यू हो गया चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई अवेलेबल है ये, तो हर इलेक्ट्रॉन पर एक ई फोर्स लग रहा है किस तरफ की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ। जबकि इलेक्ट्रॉन को सेल के अंदर किधर आना है, इलेक्ट्रॉन को सेल के अंदर आना है पॉजिटिव से निगेटिव, तभी वो बाहर निगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव कर पाएगा और एक साइकिल पूरा कंप्लीट होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आने के लिए जो यहाँ पर केमिकल एनर्जी वेस्ट होती है या स्पेंड होती है, वही आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की एनर्जी कहलाती है, यानी वही आपका यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट कहलाता है। तो इस तरह से वो जो वर्क करना पड़ता है केमिकल एनर्जी की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव से नेगेटिव आने में, या ये कहें कि पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव जाने में और बाहर फ्लो करने में जो टोटल वर्क करना पड़ा पर यूनिट चार्ज, वही हो गया आपका इलेक्ट्रोमोटिव सेल ऑफ फोर्स ऑफ सेल। तो इस तरह से हम कहें कि द ईएमएफ इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द चार्ज पर यूनिट चार्ज। किसी चार्ज पर जो पर यूनिट चार्ज पर जो वर्क करना पड़ा उसको जो हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। यानी कोई डी क्यू चार्ज, यहाँ से कोई डी क्यू चार्ज निकला, स्मॉल डी क्यू चार्ज, वो सर्किट में मूव किया, सर्किट में मूव करने के बाद वो वापस आया और निगेटिव टर्मिनल से वापस पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचा, क्योंकि तभी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज बना रहेगा। तो इस पूरे प्रोसेस में जो वर्क करना पड़ा वो यदि डी डब्ल्यू हो तो आपका जो पर यूनिट चार्ज पे वर्क करना पड़ा हो जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, और उसी को कहेंगे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, यदि उसकी वैल्यू 1 वोल्ट है तो 1 वोल्ट का मतलब हो गया कि 1 कूलाम चार्ज को फ्लो कराने में 1 जूल एनर्जी उसने सप्लाई की। तो किसी सेल का यदि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2 वोल्ट है तो इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा है आपके पॉजिटिव प्लेट पे या जो नेगेटिव प्लेट पे, इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है पर यूनिट चार्ज वो 2 वोल्ट है। यानी इलेक्ट्रिक केमिकल जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट था उसने केमिकल डिकम्पोजिशन से इन पॉजिटिव चार्जेस को 2 वोल्ट का एनर्जी सप्लाई किया है। यानी ये चार्ज जब सर्किट में फ्लो करेंगे तो 2 वोल्ट एनर्जी पर कूलाम वो सर्किट में स्पेंड कर सकते हैं। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो यदि आपकी 3 वोल्ट बैटरी है तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो चार्जेस हैं उनकी एनर्जी 3 वोल्ट पर कूलाम है, और उस एनर्जी के हिसाब से उतनी एनर्जी वो सर्किट में फ्लो करते समय, जब सर्किट में फ्लो करेंगे तो वो एनर्जी वो स्पेंड करेंगे सर्किट में। नेक्स्ट देखते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि कोई सेल जो ई है उसको यदि हम सर्किट से लगा दें तो जैसे यहाँ पर अलग अलग सर्किट के पार्ट हैं, कोई एक रेजिस्टेंस है, कोई दूसरा रेजिस्टेंस है, कोई तीसरा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से कोई चार्ज डी क्यू यदि मूव किया तो वो डी क्यू चार्ज मूव करेगा, यहाँ जाएगा, वही डी क्यू चार्ज रेजिस्टेंस के इस पार्ट में जाएगा, कोई वर्क वो करेगा यहाँ पर, यानी कुछ एनर्जी उसकी चार्ज की लॉस हो जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई है, इस ई का मतलब क्या हो गया कि 1 कूलाम चार्ज की एनर्जी कितनी है ई। तो यदि डी क्यू चार्ज यहाँ से निकला है तो कितनी एनर्जी निकली यहाँ से, डी क्यू ई एनर्जी यहाँ से निकली, और वो एनर्जी अब यहाँ पर जा रही है तो कुछ एनर्जी यहाँ पर स्पेंड हो गई। फिर वही चार्ज आपका यहाँ पर पहुँचा तो जो टोटल एनर्जी उसके पास थी उस टोटल एनर्जी में से कुछ एनर्जी यहाँ स्पेंड हो गई, फिर कुछ एनर्जी स्पेंड हो गई यहाँ, और बाकी जब एनर्जी खत्म हो गई तो वापस कहाँ गया, वो निगेटिव टर्मिनल में आ गया। तो इस तरह से जो टोटल एनर्जी चार्ज लेके निकला था किसी आपके बैटरी से वो था डी क्यू इंटू ई। इसको थोड़ा सा साफ साफ लिख दें, डी क्यू इंटू ई। ये एनर्जी यहाँ पर इस डी क्यू चार्ज की थी जो वो इस सेल की वजह से लेके यहाँ से निकला था, और वो स्पेंड हो गई कहाँ कहाँ पर, आपकी एनर्जी स्पेंड हो गई DW1 में, फिर स्पेंड हो गई DW2 में, फिर थर्ड रेजिस्टेंस में भी कुछ एनर्जी स्पेंड हो गई DW3। इस तरह से जो टोटल एनर्जी सेल ने सप्लाई की थी आपके चार्ज को, वो चार्ज ने अपने सर्किट में मूव करते हुए इस तरह से एनर्जी को स्पेंड कर दिया।
तो यहाँ से देखिए E इज इक्वल टू क्या हो गया, वो हो जाएगा dW1/dq प्लस dW2/dq प्लस dW3/dq। अब dW1/dq क्या है, dW1/dq है इस रेजिस्टेंस में यूनिट चार्ज को फ्लो करने में किया गया वर्क। dW/dq का मतलब हो गया इस रेजिस्टेंस में यूनिट चार्ज में फ्लो करने में किया गया वर्क, और उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं उस रेजिस्टेंस या उस सर्किट के क्रॉस का पोटेंशियल, जो कि V1 हो गया। ऐसे ही यहां पर जब चार्ज dq आया, उसने कितनी एनर्जी स्पेंड की, dW2, तो dW2/dq क्या हो गया, dW2/dq हो गया इस वाले रेजिस्टेंस में dq चार्ज को फ्लो करने में खर्च की गई एनर्जी dW2 डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में किया गया वर्क, और उसको हम क्या कहते हैं, उस सर्किट का पोटेंशियल V2 कहते हैं। ऐसे dW3/dq क्या हो जाएगा, इस सर्किट में, सर्किट के इस पार्ट में पर यूनिट चार्ज को फ्लो करने में जो एनर्जी स्पेंड हुई वो हो गई आपकी dW/d3, यानी इसके सर्किट के अक्रॉस का पोटेंशियल V3। तो इस तरह से E इज इक्वल टू हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी जो टोटल एनर्जी पर यूनिट चार्ज दी गई थी वो आपके सर्किट के डिफरेंट पार्ट में स्पेंड हो गई, और इन्हीं रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस की जो ये पोटेंशियल है, इन्हीं को हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। तो आपके इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का टर्मिनल पोटेंशियल V1 हो गया, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का टर्मिनल पोटेंशियल V2 हो गया, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का टर्मिनल पोटेंशियल V3 हो गया। सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो E हो गया, और वो E किसके इक्वल है, वो E इक्वल है आपके V1 प्लस V2 प्लस V3 के। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का मतलब हो गया, अभी तक हम लोगों ने जो आपकी बैटरी देखी, उस बैटरी में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखा, उसको ये पाया कि वो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो स्पेंड होता है चार्ज को सर्किट में फ्लो कराने में। यानी ये जो E था, पर यूनिट चार्ज की जो एनर्जी थी इस बैटरी के द्वारा जो सप्लाई की गई थी, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, इसका कुछ वर्क आपका एनर्जी, कुछ एनर्जी पर यूनिट चार्ज इस रेजिस्टेंस में स्पेंड हो गया, कुछ एनर्जी यहाँ पर स्पेंड हो गया। तो टोटल एनर्जी जो पर यूनिट चार्ज की E मिली थी बैटरी की वजह से यूनिट चार्ज को, वो इस तरह से सर्किट के दो पार्ट में स्पेंड हो गई। तो यहाँ पर अभी जो भी एनर्जी बैटरी की है वो एक्सटर्नल सर्किट में स्पेंड हो रही है, लेकिन इन आइडियल कंडीशन में क्या होता है, जो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वहां पर भी चार्जेस को फ्लो कराने में हमको कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। तो जो भी सेल की ये एनर्जी है, वो एनर्जी का कुछ पार्ट सेल के अंदर भी स्पेंड हो जाता है, और वो जिस वजह से स्पेंड होता है उसको कहते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखें, अब वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस बात को देखें तो ये इन बातों पे डिपेंड कर रहा है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं जो रेजिस्टेंस आपका बैटरी के अंदर का होगा, जहाँ पर बैटरी की खुद की जो एनर्जी है वो बैटरी के अंदर ही स्पेंड हो जा रही है, वो डिपेंड करती है इन बातों पे, जिस पे नंबर 1 है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द सेल। यानी ये जो प्लेट्स आपकी दी हुई हैं, ये प्लेट्स जितनी दूर होंगी, यानी जितना ज़्यादा इनके बीच सेपरेशन होगा, उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपकी जो प्लेट्स जितनी ज़्यादा दूर होंगी, उतना ही ज़्यादा आपके चार्जेस को अंदर आयंस को मूव करना पड़ेगा। जब वो मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स में आपस में कोलिजन होंगे, विस्कोसिटी होगी, और तमाम रीजन की वजह से उनका जो है फ्लो इफेक्ट करेगा। वो जितना ज़्यादा उनको चलना पड़ेगा एक तरफ से दूसरी तरफ, उतना ही ज़्यादा उनकी एनर्जी लॉस होगी, या उतना ही ज़्यादा उनका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अच्छा, और किन बातों पर डिपेंड कर रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग। फिर जो आपकी सेकंड थिंग क्या है
इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लेट्स एरिया डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए, जितना ज्यादा प्लेट एरिया अंदर होगा उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से गैदर कर लेगा। जितना ज्यादा अंदर का प्लेट एरिया है उतना ही ज्यादा वो हाइड्रोजन आयंस को अपने अंदर गैदर कर ले रहा है। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होके या ज्यादा से ज्यादा चार्ज रिसीव हो रहा है दोनों एंड्स पे, यानी एनर्जी यहाँ पर लेस स्पेंड हो रही है या यहाँ पर ऑब्स्टिकल कम मिल रहा है, चार्जेस का फ्लो आसानी से हो रहा है। इसीलिए हम कहेंगे कि जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया, जितना आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो इलेक्ट्रोड्स है उनका एरिया इलेक्ट्रोलाइट में होगा उतना ही रेजिस्टेंस वहाँ पर कम होगा। फिर थर्ड डिपेंड करता है नेचर, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे। कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो चार्जेस तो इंक्रीज कर जाते हैं लेकिन उनका कोलिजन भी बढ़ जाता है। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा क्योंकि ज़्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे तो उनके फ्लो में दिक्कत आएगी। ठीक है, लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि टेम्परेचर कम करने से इनकी लेयर्स के यानी फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। कंडक्टर्स के केस में हमने पढ़ा था कि जब कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ साथ वो जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है और उस वजह से वहाँ पर जो क्या नाम है रेजिस्टेंस था वो आपका इंक्रीज कर जा रहा था। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट की विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाती है और मोशन आसानी से और हो सकता है, इस वजह से इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये कुछ वो रीजंस थे जो आपके किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस और उसको इफेक्ट करते हैं। तो अब हम जो बात करेंगे, अब हम सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस को लेकर बात करेंगे। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन ई, वी एंड आर। यहाँ पर ई क्या है? यहाँ पर ई आपका इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है आपके सेल का, और वी सर्किट का पोटेंशियल है, और आर आपके सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो एक सर्किट देखते हैं इस तरह से। तो ये तो आपका हो गया सेल और ये हो गया आपका सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर, स्मॉल आर। सेल का जो ईएमएफ है वो ई है, यानी सेल जो मैक्सिमम या जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है पर यूनिट चार्ज को वो कितनी है? कैपिटल ई, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो पर यूनिट चार्ज को जो एनर्जी सप्लाई हो रही है सेल के द्वारा वो तो हो गई कैपिटल ई, और सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है या जिन जिन वजहों से भी एनर्जी सेल के अंदर खर्च होती है वो जो रीजन है वो है रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, और वह है स्मॉल आर। तो ये पूरा पोर्शन तो आपका सेल का हो गया। फिर हम देख रहे हैं कि एक ये वोल्ट मीटर लगा है जो वोल्टेज नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, और ये वोल्टेज किसके अक्रॉस लगा है? ये लगा है आपके एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस। और एक्सटर्नल सर्किट में ये की है, की का मतलब स्विच एक तरह से, जब आपको स्विच को ऑन और ऑफ करोगे तो सर्किट आपका क्लोज होगा और ओपन होगा, और ये एमीटर है जो करंट को मेजर करता है। तो जब हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया तो वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के पैरेलल लगा। देखिए रेजिस्टेंस के एक तरफ वोल्ट मीटर का एक पॉइंट और रेजिस्टेंस के दूसरे तरफ वोल्ट मीटर का दूसरा पॉइंट। तो ये जो वोल्टेज बता रहा है V, वो आपके इस रेजिस्टेंस के क्रॉस बता रहा है, या आपके इन पॉइंट्स नाम दे दें कोई हम पॉइंट A और B। तो A और B के क्रॉस का पोटेंशियल, यानी आप ऊपर देखें तो ऊपर भी A और B के क्रॉस पोटेंशियल कितना है? V। नीचे की तरफ देखें तो नीचे भी यहां से लेकर यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है आपका V। तो आप ऊपर जाएं इस तरह से, किसी डायरेक्शन में भी जाएं इस प्रकार से और B तक आएं तो पोटेंशियल डिफरेंस B मिलेगा। आप नीचे जाएं और पूरा एक A से लेकर B तक पहुंच जाएं तो भी जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा? V, क्योंकि ये दोनों ही लाइंस आपकी क्या है? आपस में पैरेलल हैं। ये लाइन आपकी पूरी ऊपर का सर्किट और ये नीचे का सर्किट आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि दोनों ही सर्किट के
एक एंड एक तरफ और एक एंड एक तरफ आपस में कनेक्ट हैं, तो इसलिए आपको ऊपर का सर्किट और नीचे का सर्किट ये आपस में पैरेलल हैं, इसीलिए उन दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल कितना है V है। ठीक है, अब जरा इस V, E और R और कैपिटल R में रिलेशन को देखना है, किस प्रकार से ये आपस में रिलेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये कहा कि सपोज कोई करंट I फ्लो हो रही है, और जब I करंट फ्लो होने का मतलब है कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, तो सपोज कोई DQ चार्ज यहाँ से एग्जिट कर रहा है, कितने टाइम में, dt टाइम में, तो करंट कितनी हो गई, I इज इक्वल टू dQ/dt, इतनी करंट यहाँ से फ्लो कर रही है, और करंट फ्लो करने का मतलब हो गया कि dt टाइम में dQ चार्ज फ्लो कर रहा है। अब वर्क कितना कर रहा है सेल, तो सेल का वर्क W इज इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा है कि Q, और कितना आपको जो सेल है वो यूनिट चार्ज को कितनी एनर्जी सप्लाई करता है, E एनर्जी सप्लाई करता है। तो Q चार्ज यदि फ्लो करेगा तो कितनी एनर्जी सप्लाई करेगा, Q इंटू E। यहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, यहाँ पोटेंशियल है, इसलिए आप वो फॉर्मूला ध्यान करिए, W इज इक्वल टू Q डेल्टा V वाला। यहाँ डेल्टा V क्या होता है, पोटेंशियल, तो यहाँ E भी क्या है, पोटेंशियल है, जिसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसलिए हम इसको E से डिनोट करते हैं, क्योंकि जो सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या जो सेल का पोटेंशियल होता है उसको हम E से ही डिनोट करते हैं, EMF। इसलिए इस E से आप कंफ्यूज मत होइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है तब जो QE होता है वो फोर्स होता है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, यहाँ E क्या है, यहाँ E जो है आपका पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल में जब Q का मल्टीप्लाई होता है तो वर्क निकलता है या एनर्जी सप्लाई निकलती। तो इस तरह से यदि यहाँ से करंट I की वजह से DQ चार्ज फ्लो किया, तो जो आपकी बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की वो हो जाएगी DQ इंटू E, चार्ज इंटू पोटेंशियल, DQ इंटू E। और DQ का मतलब यहाँ से क्या देखिए, I इज इक्वल टू DQ/dt होता है, I इज इक्वल टू DQ/dt होता है, तो DQ इज इक्वल टू क्या हो गया, DQ इज इक्वल टू हो गया I इंटू dt। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पर हम लिखेंगे कि वर्क डन बाय द सेल कितना हो जाएगा, dW इज इक्वल टू पोटेंशियल कितना है, यानी पर यूनिट चार्ज पे एनर्जी सप्लाई हो रही है E, तो DQ चार्ज फ्लो किया तो कितनी एनर्जी हो गई, DQE, और DQ का मतलब क्या है, IDT। अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि I इज इक्वल टू DQ/dt, तो DQ इज इक्वल टू IDT। तो वर्क कितना हो गया, सेल के द्वारा DQ चार्ज को फ्लो करने में EDQ, और DQ करंट के फॉर्म में लिख लिया, तो हमारा जो एनर्जी सप्लाई हो गई या जो वर्क हो गया सेल के द्वारा वो हो गया EIDT। अब यही DQ चार्ज आपका जो है इस सेल में, इस रेजिस्टेंस में जाएगा, और जब रेजिस्टेंस में जाएगा तो यहाँ भी कुछ एनर्जी खर्च होगी, वो एनर्जी कितनी खर्च हो रही है, V खर्च हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितना वर्क हो गया, एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सेल। तो एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सेल क्या हो गया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इनटू कितना आपका चार्ज है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्ट मीटर से V हमने देखा, और चार्ज कितना फ्लो किया, DQ, जो यहाँ फॉर्मूला लगाया था, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, वही फॉर्मूला हम बाहरी रेजिस्टेंस की लगा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज ये हो गया इस सर्किट में खर्च की गई एनर्जी, यानी DW एक्सटर्नल, और DQ को वापस हम IDT लिख सकते हैं। तो इस तरह से वर्क डन आपका VIDT हो गया। अच्छा, यही करंट जो है आपकी जो जा रही थी, यही करंट वापस आपके सेल के अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे भी पास होगी, तो यहाँ पर भी कुछ एनर्जी वेस्ट होगी। वो एनर्जी कितनी होती है, V इज इक्वल टू IR से भी निकाल सकते हैं। V क्या है, पोटेंशियल, I क्या है, करंट, और R क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस R है, करंट I फ्लो हो रही है, तो पोटेंशियल यहाँ कितना, यानी एनर्जी यहाँ कितनी वेस्ट हो रही है, V इज इक्वल टू IR। तो इस तरह से DW इंटरनल, यानी इंटरनल में कितनी एनर्जी आपकी खर्च हो जा रही है, वो हो गई V इंटू आपका Q इंटू V करेंगे, Q इंटू V, तो Q की जगह लिख दिया IDT, और पोटेंशियल कितना खर्च हो रहा है, पोटेंशियल आपका IR खर्च हो रहा है, यानी पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है IR, और DQ की जगह क्या लिख दिया, DQ की जगह लिख दिया IDT। तो फॉर्मूला वही अप्लाई किया जो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, बस पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल V था
और आपके स्मॉल आर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, स्मॉल वी है। तो इसको हम दोबारा साफ साफ लिखें तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया डी क्यू इंटू स्मॉल वी, क्योंकि स्मॉल वी क्या चीज है, स्मॉल वी यहाँ का पोटेंशियल है और वो पोटेंशियल कितना है, आई आर है। तो आपने क्या लिख दिया, डी क्यू और वी की जगह आई आर, और डी क्यू की जगह क्या लिख दिया, डी क्यू की जगह लिख दिया आई डी टी। तो इस तरह से आई स्क्वायर आर डी टी, ये आपका टोटल वर्क हो गया इनसाइड द सेल। तो अब हमने निकाल लिया कि बैटरी ने कितना वर्क किया, तो बैटरी ने इतना वर्क किया यानी इतनी एनर्जी सप्लाई करी। बाहर कितनी एनर्जी स्पेंड हुई, बाहर आपकी इतनी एनर्जी स्पेंड हुई। सेल के अंदर कितनी एनर्जी स्पेंड हुई, सेल के अंदर अपनी इतनी एनर्जी स्पेंड हुई। तो सेल की टोटल एनर्जी इक्वल होगी बाहर जो एनर्जी स्पेंड हुई और अंदर जो एनर्जी स्पेंड हुई। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय सेल इज इक्वल टू एनर्जी स्पेंड एट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड एनर्जी स्पेंड एट इंटरनल रेजिस्टेंस। वैल्यूज पुट कर दें तो जो सेल ने एनर्जी सप्लाई की वो तो हो गई ई आई डी टी, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो सेल की एनर्जी तो ये हो गई। एक्सटर्नल वर्क कहाँ है, एक्सटर्नल वर्क जो हुआ है वो ये हुआ आपका कितना, वी आई डी टी। इंटरनल वर्क कहाँ हुआ, इंटरनल वर्क ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस में आई आर स्क्वायर डी टी। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे, आप चाहें तो आई से आई कैंसिल कर दीजिए, डी टी से डी टी कैंसिल कर दीजिए। तो इस तरह से क्या बचेगा, यहाँ तो ई बच जाएगा, यहाँ पे वी बच जाएगा, आई स्क्वायर था तो एक आई बच जाएगा और आर बच जाएगा। तो इस तरह से आपकी वैल्यू क्या आ गई, ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर आ गया। एक ये फॉर्मूला हो गया क्या, कि जो सेल का ईएमएफ होता है वो स्पेंड होता है इंटरनल रेजिस्टेंस में, जिसको हम सर्किट का टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं, वी में, और स्पेंड होता है सेल के अंदर ही, जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। ये हो गया आपका पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप इसलिए क्योंकि सर्किट में आने से पहले ही इतना पोटेंशियल सेल के अंदर ही कम हो जा रहा है, ड्रॉप हो जा रहा है। इसलिए आई इंटू स्मॉल आर को जो इंटरनल रेजिस्टेंस में एनर्जी आपकी खर्च होती है उसको हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। इस तरह से ये रिलेशन आपका एस्टेब्लिश हो गया, ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि v को इधर ले जाएं और e को इस तरफ ले आएं, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e माइनस आई आर हो जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं कि आई आर को इधर ले आइए, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, e माइनस आई आर। यानी कि जो एक्सटर्नल सर्किट में पोटेंशियल होता है वो सेल के टोटल ईएमएफ में से सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल खर्च हो जाता है उसको माइनस कर दिया जाता है। तो सेल का ईएमएफ और सेल के अंदर जो खर्च हो रहा है पोटेंशियल ड्रॉप उसको माइनस कर दें तो रिमेनिंग जो बचेगा वही आपके एक्सटर्नल सर्किट में पोटेंशियल यूज होता है। अब इसी क्वेश्चन को और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर है और V इज इक्वल टू हम जानते हैं कैपिटल V इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर होगा। यहाँ पे करंट I फ्लो हो रही है तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, इस कैपिटल V की जगह I इंटू कैपिटल आर, और ये स्मॉल v क्या था आपका, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था वो I स्मॉल r था, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो E इज इक्वल टू हो गया आई आर प्लस आर, तो I यहाँ से निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस R। कैपिटल E क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, अपॉन R प्लस R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। यानी किसी सर्किट से यदि आपको करंट निकालनी है तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि सेल का जो ईएमएफ लेना है उसमें आपको टोटल सर्किट के रेजिस्टेंस में डिवाइड कर देना है। टोटल रेजिस्टेंस में आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी होगा, साथ साथ जो सेल यूज कर रहे हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको यूज करना है। तो इस तरह से करंट ऑफ सर्किट इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। हाँ, यहाँ पे ये चीज हमेशा ध्यान रखने की बात है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी जब इंटरनल रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ऐड करेंगे तो ऐड करते समय
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ हमेशा आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। यानी जैसे कोई रेजिस्टेंस R1 होता है और कोई रेजिस्टेंस R2 है, ये सीरीज में है, तो नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 हो गया। तो इसी तरह से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में होते हैं, तो नेट रेजिस्टेंस हमेशा R प्लस R ही होगा। और I इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल पोटेंशियल यानी E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यानी R प्लस R। तो वही फॉर्मूला आपका यहाँ पर भी निकल के आ गया। तो ये तीन बेसिक आपके फॉर्मूले हैं कि जो सेल का EMF है वो आपके एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस एक्सपेंड होता है, प्लस आपका थोड़ा सेल के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप में भी एक्सपेंड होता है। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो सेल जो एक्सटर्नल सर्किट में जो पोटेंशियल होता है वो सेल के पोटेंशियल से थोड़ा कम होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके सेल के अंदर स्पेंड हो जाता है। इसको हम पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। और कितनी करंट निकलती है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी को यदि ग्राफ से समझना हो तो हम इस तरह से और देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप ग्राफ देखिए, यहाँ पर इस तरफ वर्टिकल हमने पोटेंशियल को शो किया हुआ है और हॉरिजॉन्टल को हम एक सर्किट ले रहे हैं। ये एक सर्किट है जिसमें यहाँ से यहाँ तक आपका बैटरी लगा हुआ है। इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, फिर ये बैटरी का रेजिस्टेंस है और फिर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R। यदि हम पॉइंट्स को देखें जो ABCDE लिए हुए हैं और सर्किट में बनाएं तो हम इस पॉइंट को कहेंगे A, इस पॉइंट को कहेंगे B, इस पॉइंट को कहेंगे C, इस पॉइंट को कहेंगे D और इस पॉइंट को कहेंगे E। तो हमने अपने सर्किट में जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन्हीं पॉइंट्स को हमने अपने ग्राफ में शो किया है ABCDE से। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि जैसे ही आप इस तरफ इंटर करते हैं, इस तरफ से आप सर्किट में इंटर करते हैं, जब आप A पर पहुंचते हैं तो आपका A पर जो कांटेक्ट है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से है और बैटरी का पोटेंशियल या EMF E दिया हुआ है, यानी बैटरी जो मैक्सिमम एनर्जी सप्लाई कर रही है या जो टोटल एनर्जी सप्लाई कर रही है पर यूनिट चार्ज को, वो E है और E स्टैंड्स फॉर EMF। तो जो नेगेटिव टर्मिनल है और पॉजिटिव टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस को ही E कहते हैं। जैसे कोई बैटरी यदि आपकी 12 वोल्ट की है, सपोज ये 12 वोल्ट की है, तो ये कई तरीके से 12 वोल्ट हो सकती है। या तो ये -6 वोल्ट होगा और आपका पॉजिटिव टर्मिनल +6 वोल्ट होगा, तो भी डिफरेंस कितना हो गया, 12 वोल्ट हो गया। ऐसे ही आपकी बैटरी सपोज मान लीजिए 12 वोल्ट की है, तो इसको आप यदि -4 वोल्ट कहेंगे तो ये +8 वोल्ट हो जाएगा, तो भी डिफरेंस आपका 12 वोल्ट हो गया। तो एक जो कॉमन आपका जो मेथड है उसमें हम ये करते हैं कि निगेटिव टर्मिनल को 0 वोल्ट कह देते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को हम 12 वोल्ट। जैसे यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी है तो डिफरेंस पॉजिटिव और निगेटिव का ये 12 होना चाहिए। यदि बैटरी 8 वोल्ट की है तो डिफरेंस जो होगा दोनों टर्मिनल का वो 8 वोल्ट का होना चाहिए। तो हम निगेटिव टर्मिनल को हम हमेशा 0 कंसीडर कर लेते हैं और उससे क्या होता है कि यदि नेगेटिव टर्मिनल 0 है तो पॉजिटिव टर्मिनल अपने आप ही उतने ही पोटेंशियल का हो जाएगा जो कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी यदि इनका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है और नेगेटिव को 0 कह दिया तो पॉजिटिव टर्मिनल कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे ही बैटरी यदि आपकी 8 वोल्ट की है और नेगेटिव टर्मिनल को 0 वोल्ट कह दिया तो पॉजिटिव टर्मिनल कितनी की हो जाएगी, 8 वोल्ट की हो जाएगी। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर यदि सेल का EMF E है तो नेगेटिव टर्मिनल को यदि हम 0 कह दें तो A पर जो पोटेंशियल होगा, यानी ये जो A हमने यूज किया है, इस A पर पोटेंशियल कितना है, देखिए ये 0 है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और जैसे ही सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल तक पहुंचेंगे, यानी पॉजिटिव प्लेट तक पहुंचे यानी B पर पहुंचे, तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एकदम से राइज कर जाएगा, 0 से मैक्सिमम पहुंच जाएगा। कितना पहुंच जाएगा, जितना कि सेल का है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा। नेगेटिव पे 0 है और 0 से जैसे ही आप पॉजिटिव प्लेट पहुंचे हुए तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जितना सेल का EMF होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमने क्या देखा कि जब हम A पॉइंट पर थे
जब ए पॉइंट पर थे तो पोटेंशियल 0 था, जैसे ही बी पॉइंट पर मतलब पॉजिटिव प्लेट पर पहुंचे पोटेंशियल हमारा मैक्सिमम हो गया, कितना हो गया, ई हो गया। फिर जब आप बी से सी चल रहे हैं अपने सर्किट में, बी से सी चलिए, तो जब बी से सी चलेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता है, वो कितना होता है, आई इंटू आर। इतना पोटेंशियल सेल के अंदर ही, देखिए ये पूरा सेल है यानी बैटरी है, तो सेल के अंदर ही जैसे ही आप इंटरनल रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हैं वहां पर आपका तुरंत एक पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, आई आर। अब जब सेल के बाहर निकल आएंगे यानी सी पॉइंट पे निकलेंगे तो अब सेल का जो पोटेंशियल होगा वो उसके रियल पोटेंशियल से कम हो गया होगा। अब पोटेंशियल सिर्फ इतना बचा, जबकि वास्तव में पीछे कितना था, पीछे आपका ई था। तो बैटरी का पोटेंशियल तो ई है, लेकिन जैसे ही बैटरी से बाहर आए पोटेंशियल कम हो गया, उसको हम वी कहते हैं। ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल है जो आपकी सर्किट को मिलेगा, और ये आपका सेल का ईएमएफ है जो सेल के अंदर ही होता है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है तो बाहर आपको कुछ कम मिलता है, वी। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ही आप सी पर पहुंचे आपका पोटेंशियल कम हो गया, कितना हो गया, पहले तो ई था, इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल ई था, जैसे ही आप इस पॉइंट पर पहुंचे इस रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है डेल्टा वी उतना कम हो गया, और डेल्टा वी कितना हो गया, आई इंटू आर के इक्वल। तो यानी अब आपका जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पर जो पोटेंशियल मिल रहा है कितना मिल रहा है, ई माइनस आई आर मिल रहा है, जबकि यहाँ पर कितना पोटेंशियल था, यहाँ पर पोटेंशियल ई था। ठीक है, और यहाँ पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो गया, यहाँ आई आर ड्रॉप हो गया, तो सी पॉइंट पे कितना बचा, ई माइनस आई आर। तो ग्राफ में शो कर रहा है कि सी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, ई माइनस आई आर। अब देखिए सी से डी तक चले हम लोग, ये डी पॉइंट है, तो ये तो कंडक्टर है, कंडक्टर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप होता नहीं है, तो यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, तो देखिए पोटेंशियल भी उतना ही बना रहा। यहाँ पर भी ई माइनस आर था और यहाँ पर भी ई माइनस आर ही है। फिर जैसे ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आया, अब इसमें चार्ज को फ्लो करने में एनर्जी खर्च होगी, और चार्ज के खत्म होते होते आपकी चार्ज की एनर्जी भी, रेजिस्टेंस से खत्म होते चार्ज की एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। तो यानी यहाँ पर पोटेंशियल तो ई माइनस आई आर था, और जब सेल में गए तो यहाँ पर ये टोटल एनर्जी आपकी खर्च हो गई, टोटल एनर्जी खर्च हो गई और एनर्जी बिकम्स जीरो, यानी इस पॉइंट पर आ गए तो फिर से एनर्जी कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें किस तरह से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वोल्टेज आपका किस तरह से सर्किट में ड्रॉप होता है। ये वो फॉर्मूले हमने पीछे देखे थे आपके, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो यहाँ से आप आई आर को इधर ले आइए और V को इधर ले जाइए, तो ये आई आर इज इक्वल टू हो गया ई माइनस वी, और R इज इक्वल टू हो गया ई माइनस वी अपॉन आई, और I इज इक्वल टू हमको पता है V अपॉन कैपिटल R है, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा E माइनस V अपॉन R, ये I की जगह हमने लिख दिया V अपॉन R। तो अब E से V से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा E अपॉन V माइनस 1 और इंटू R, क्योंकि V से V कैंसिल होगा और E का डिवीजन हो जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आ गया, R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। तो ये एक और फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, यदि आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ पता है, सेल के अक्रॉस का पोटेंशियल पता है और एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस पता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे और चीज़ों को डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।